अस्सलामुअलैकुम। एंडोक्राइनोलॉजी मेडिसिन हमारा लास्ट टॉपिक रह गया है रिलेटेड टू पैराथायरॉयड ग्लैंड डिजीज़, जिसमें वी विल डिस्कस अबाउट हाइपोपैराथायरॉयडिज्म एंड हाइपर पैराथायरॉयडिज्म। ठीक हो गया। तो इसमें सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जो हमारा पैराथायरॉयड ग्लैंड है वो कहाँ होता है। तो थायरॉयड ग्लैंड आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है ऑरेंज कलर का, और इसके पीछे आपको नज़र आ रहे हैं 4 ब्लू कलर के ग्लैंड्स नज़र आ रहे हैं। दीज आर एक्चुअली द पैराथायरॉयड ग्लैंड्स। अब ये कौन सा हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं? पैराथायरॉयड हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं। और पैराथायरॉयड हार्मोन क्या करता है? हमारे ब्लड का कैल्शियम ज़्यादा करता है। ठीक हो गया। किस तरह से ज़्यादा करता है? एक पूरा एक वो चल रहा होता है, फीडबैक फिनोमेना सारा चल रहा होता है। देखें, अगर हमारी बॉडी में जो है वो कैल्शियम ज़्यादा हो जाएगा तो हमारा पैराथायरॉयड हार्मोन रिलीज़ होना बंद हो जाएगा। ठीक है, मीन्स कम हो जाएगा। लेकिन अगर बॉडी में कैल्शियम कम हो जाता है तो हमारी बॉडी जो है, जब उसमें कैल्शियम ब्लड में कम हो जाता है तो हमारी बॉडी सिग्नल भेजती है किसको? पैराथायरॉयड ग्लैंड को, कि प्लीज़ ज़रा पैराथायरॉयड हार्मोन रिलीज़ करो और ब्लड का कैल्शियम बढ़ाओ जो कि कम हुआ हुआ है। तो जब उसको सिग्नल जाता है कि कैल्शियम ब्लड में कम हुआ हुआ है तो पैराथायरॉयड ग्लैंड जो है वो रिलीज़ करना शुरू कर देता है पैराथायरॉयड हार्मोन। अब जब हमारे पैराथायरॉयड हार्मोन रिलीज़ होना शुरू होता है तो वो किन चीज़ों पे एक्ट करता है? बोन पर, किडनी पर और जीआईटी पे काम करता है। किस तरह से करता है? ये देखें, यहाँ पे भी क्या हुआ कि पैराथायरॉयड हार्मोन रिलीज़ हो रहा है और वो बोन के ऊपर एक्ट कर रहा है। बोन के अंदर से कैल्शियम निकालेगा तो ब्लड का कैल्शियम ज़्यादा होगा, तो रिजॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम एंड फॉस्फोरस रिलीज टू द ब्लड, मतलब कैल्शियम को भी और फॉस्फोरस को भी। फिर किडनीज़ पे देखें क्या कर रहा है कि कैल्शियम की रीअब्जॉर्प्शन कर रहा है ताकि ब्लड का कैल्शियम ज़्यादा हो जाए, और फॉस्फोरस ही एक्सक्रीशन कर रहा होता है। इसके अलावा जो है ये क्या कर रहा होता है? इंटेस्टाइन में से, इंटेस्टाइन जो है वहाँ से भी कैल्शियम की जो एब्जॉर्प्शन है उसको ज़्यादा करता है ब्लड में। तो इन तीनों की वजह से क्या होता है कि जो ब्लड का कैल्शियम होता है वो ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, लेकिन ये नॉर्मल मैकेनिज़्म है। लेकिन अगर ये एक्सेस में रिलीज़ होना शुरू हो जाए, ऑब्वियसली ये सारा कुछ बहुत ज़्यादा हो जाए फिर, ठीक है, एक्सेस ऑफ पैराथायरॉयड में ये सब कुछ बहुत ज़्यादा हो जाए तो बोन्स में से सोचें सारा कैल्शियम अगर निकल जाए कि जो कि नॉर्मल एक था उससे ज़्यादा निकल जाए तो बोन्स जो है वो वीक होना शुरू हो जाएंगी, फ्रैक्चर होना शुरू हो जाएंगी, उसमें पेन होगी। ठीक है, तो दिस इज़ एक्चुअली द केस कि अगर एक लिमिट तक वो कर रहा है अपना काम तो दैट इज़ वेल इनफ। ठीक हो गया। तो ये आपको नॉर्मल मेटाबॉलिज्म आना चाहिए, पैथोफिजियोलॉजी, इसी से आपके क्लिनिकल फीचर्स और डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट होगा अगर आपको ये चीज़ें समझ आएंगी। ठीक है, अब हम देखने लगे कि कैल्शियम का हमारी बॉडी में क्या रोल है। या आपको पहले भी पता है कि कैल्शियम हमारी टीथ, हमारे बोन्स को जो है स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है, ये सेलुलर मेटाबॉलिज्म में रोल प्ले करती है, मसल की कंट्रैक्शन करवाती है मायोसिन एक्टिन फिलामेंट्स के थ्रू। इसके अलावा न्यूरोनल ट्रांसमिशन करवाती है ये। इसके अलावा ये हमारी ब्लड क्लॉटिंग में टेक पार्ट करती है, एंजाइम्स की एक्टिवेशन करवाती है। इसके अलावा ये जो हार्ट होता है उसके नॉर्मल रिदम को मेंटेन रखती है। इस वजह से जब कैल्शियम का हाई लेवल होगा या लो लेवल होगा उसकी वजह से ईसीजी चेंजेस भी आ रही होती हैं। सो यहाँ पे भी आपको फंक्शंस ऑफ कैल्शियम दिखाए हुए हैं। इसमें ये है कि ये सेल टू सेल एडहेजन करवाती है, मेम्ब्रेन को स्टेबलाइज रखती है, नर्व इम्पल्स की ट्रांसमिशन करती है, एक्सोसाइटोसिस, एंडोसाइटोसिस, वो सब कुछ चल रहा होता है, और सेकेंड मैसेंजर एज एक्ट करती है। तो ये सारे इसके नॉर्मल फंक्शंस हैं। ठीक हो गया। अब हमने बात करनी है डिजीज़ ऑफ पैराथायरॉयड ग्लैंड में। सबसे पहले हाइपोपैराथायरॉयडिज्म। हाइपो मीन्स कि अब पैराथायरॉयड ग्लैंड जो होगा इसका काम कम हो जाएगा। ठीक है, अब काम जब कम होगा तो ये पैराथायरॉयड हार्मोन जो है वो कम रिलीज़ करेगा, जिसकी वजह से बॉडी में क्या होगा? कैल्शियम कम हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा बेसिक मसला होगा जिसको हमने यहाँ पर डिस्कस करना है। कॉजेज़ क्या होते हैं? तो कहते हैं मोस्ट कॉमन कॉज जो इसका होता है कि बॉडी में हाइपोपैराथायरॉयडिज्म हो गया है, बॉडी में कैल्शियम कम हो गया है। हाइपोपैराथायरॉयडिज्म का मोस्ट कॉमन कॉज क्या है कि किसी का पैराथायरॉयड ग्लैंड हमने रिमूव कर दिया है, पैराथायरॉयडेक्टमी कर दिया है या थायरॉयडेक्टमी कर दिया है, या रेडिकल सर्जरी हमने कोई की है मेलिग्नेंसिस के लिए, तो साथ में पैराथायरॉयड ग्लैंड जो है उसका फंक्शन ख़राब हो गया। फिर हम क्लिनिकल फ़ीचर्स की बात करते हैं। जैसे कि हमने कहा कि कैल्शियम इतने ज़्यादा अच्छे अच्छे रोल हमारी बॉडी में प्ले कर रहा था, लेकिन अब कैल्शियम चला गया है तो अब क्या होगा? वो सारे रोल्स नहीं होंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, अब हमारा जो हार्ट की नॉर्मल कंट्रैक्शन कैल्शियम ने करवानी थी अब वो नहीं होगी, तो बॉडी में हार्ट के अंदर क्या होगा? कार्डियक एरिथमियाज स्टार्ट हो जाएंगे। इसी तरह रिकेट्स एंड ऑस्टियोमलेशिया हो जाएगा,
ये नॉर्मल हमारा जो मेटाबॉलिज्म है वो डिस्टर्ब होने की वजह से बोन्स की जो है वो प्रॉब्लम आ जाएगी। बच्चों के अंदर रिकेट्स होगा और बड़ों के अंदर ऑस्टियोमलेशिया हो जाएगा। फिर आता है कि इंक्रीज न्यूरोमस्कुलर इरिटेबिलिटी ड्यू टू हाइपोकैलेसीमिया। वही ना कि न्यूरोमस्कुलर वो जो एक पूरा सिस्टम चल रहा था हमारी जो है न्यूरोट्रांसमीटर्स वगैरह का, और एंडोसाइटोसिस एक्सोसाइटोसिस, वो डिस्टर्ब होगी तो मसल्स के भी ख़राब भी होगी और नर्व्स की जो ट्रांसमिशन होगी वो भी ख़राब हो जाएगी। फिर आता है नंबनेस एंड टिंगलिंग होगी। कहाँ पे ज़्यादातर फिंगर्स में, टोज़ में और सर्कम ओरल के इर्द गिर्द, मतलब कि मुंह के इर्द गिर्द जो है नंबनेस एंड टिंगलिंग सेंसेशंस होंगी, अगेन ड्यू टू नर्वस सिस्टम प्रॉब्लम। फिर टेटनी हो जाएगी। टेटनी में हमारे डिफरेंट साइंस होते हैं। ये आपका यूक्यू भी है। इसमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लिनिकल फीचर्स यही होते हैं, जिसमें भी हैव द डीप टेंडन रिफ्लेक्सेस जो हैं वो ज़्यादा हो जाएंगे इसमें। और इसके अलावा हमारे दो साइंस होते हैं, शोस्टेक साइन एंड ट्रोजियर साइन। ठीक है, तो इन दोनों को हम डिस्कस कर लेते हैं, ये क्या होते हैं। सो दिस इज़ एक्चुअली द शोस्टेक साइन। इसमें होता क्या है कि जो फेशियल नर्व होती है ना, उसके रीजन में हम ये मैंडिबल के पास करके ना ऐसे टच करते हैं, ठीक है, स्टिमुलस देते हैं, उसकी वजह से ऐसे ट्विच होता है। ठीक है, दिस इज़ एक्चुअली द साइन फॉर हाइपोकैलेसीमिया। ठीक हो गया। और दूसरा साइन होता है कि हमने क्या करना होता है कि जो पेशेंट का सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है उससे ज़्यादा हमने ब्लड प्रेशर करके वहाँ पे 3 मिनट के लिए रोक के रखना होता है। मींस फॉर एग्जांपल उसका नॉर्मल सिस्टोलिक प्रेशर जो था वो 120 था, तो हमने उसके थोड़ा सा ज़्यादा 140 तक करके ना रखना होता है 3 मिनट तक। तो उसकी वजह से क्या होता है कि जो हाथ होते हैं ना, उनमें जो है ना कार्पोपीडल स्पैज़म स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, इसमें भी आपको शॉफ्स्टेक साइन में जो है वो आपको दिखाई दे रहा है कि वो हमने इस तरह से फेशियल नर्व की स्टिमुलेशन की है तो इस तरह से ट्विच कर रहा है। सो ये देख लें कि वी हैव द शॉफ्स्टेक साइन, यहाँ पे लिखा भी हुआ है किस तरह से मैं परफॉर्म किया। ट्रोजियर साइन है जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है। इसके अलावा एफ साइन भी होता है, लेरेंजियल स्ट्राइडर होता है। तो जब आपको इसमें यूक्यू आता है कि साइंस आप लिखें ना, तो उसमें से आप इन चारों में से कोई 3 उन्होंने पूछे होते हैं, तो आप इनमें से वो लिख सकते हो। ठीक हो गया। उसके बाद हम करते हैं ग्रैंड माल सीजर्स भी इसमें हो सकते हैं। इसके अलावा जो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, बेसल गैंग्लिया में हमें कैल्सिफिकेशंस नज़र आती हैं। इसके अलावा क्या है, प्रोलॉन्ग्ड क्यूटी इंटरवल ऑन ईसीजी। तो ये याद रखना है, जब कैल्शियम का लेवल कम होता है तो क्यूटी इंटरवल ज़्यादा हो जाता है, ऑपोजिट है। ठीक है, और जब कैल्शियम का लेवल ज़्यादा हो जाता है तो क्यूटी इंटरवल जो है वो शॉर्टन हो जाता है। ठीक हो गया, ऑपोजिट है ये आपने याद रखना है। उसके बाद कैटरेक्ट्स भी जो हैं वो हमें इसमें मिलते हैं, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट साइंस जो है उसमें ये आता है, जो हम अभी सिनेरियो डिस्कस करेंगे उसमें आपको आइडिया हो जाएगा। देखते हैं। सो इसके लिए है कैट्स ऑफ हाइपोकैलेसीमिया, जिसमें वी हैव द कन्वर्जेंस, ए फॉर एरिथमियाज, टी फॉर टेटनी एंड एस फॉर स्पैजम्स, जो मैंने आपको बताया है, कार्पोपीडल और इसके अलावा स्ट्राइडर। ये आपको जो है दिखाया हुआ है यहाँ पे, कार्पोपीडल स्पैज़म इस तरह से होता है एंड दिस इज़ अगेन द थिंग्स। ये दोनों चीज़ें आपने ज़रूर याद रखनी है। ठीक है, तो अब इसका सिनेरियो डिस्कस करते हैं। ये देखिए आपके पास है 16 ईयर्स ओल्ड गर्ल है, उसको इरिटेबिलिटी हो रही है, साइकेट्रिक सिम्टम्स आ रहे हैं। ठीक है, न्यूरोमस्कुलर इरिटेबिलिटी हो रही है, फिट्स हो रहे हैं। अभी हमने इस ग्रैंड माल सीजर्स देखे हैं। सीटी ब्रेन शोज़ द बेसल गैंग्लिया कैल्सिफिकेशन, अभी हमने इसका जो है वो देखा है क्लिनिकल फीचर में। और उन्होंने खुद ही बता दिया कि उसके लो सीरम कैल्शियम है, उनका फॉस्फेट हाई है। जब कैल्शियम कम होगा तो फॉस्फेट हाई हो जाएगा। लो यूरिनरी कैल्शियम है, मींस उसको क्या हो रहा है, हाइपोकैलेसीमिया हुआ है। और ये कौन सी स्टेट होगी, हाइपोपैराथायरॉयडिज्म होगी। ठीक है, उसके बाद उन्होंने पूछा हुआ है कि व्हाट इज़ द डायग्नोसिस, हाइपोपैराथायरॉयडिज्म, 3 क्लिनिकल साइंस ऑफ हाइपोकैलेसीमिया, जिसमें आप लिखोगे शॉफ्स्टेक साइन है, ट्रोजियर साइन है, एफ साइन है और स्ट्राइडर है। ठीक हो गया, इसमें से आप 3 लिख सकते हो। उसके बाद देन वी हैव द गिव 2 वेज ऑफ ट्रीटिंग हाइपोकैलेसीमिया। तो अभी हम इनकी ट्रीटमेंट वगैरह डिस्कस करते हैं। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल, अगर आपको इन्वेस्टिगेशंस आ जाते हैं तो इन्वेस्टिगेशंस में आप क्या क्या लिखोगे। सबसे पहले तो आपको सीरम कैल्शियम जो है वो लो मिलेगा, जो कि आप नॉर्मल होता है 8.5 टू 10.5, तो 8.5 से जो है ना कम मिलेगा। यहाँ पे मैंने वो दूसरा साइन लगा दिया, 8.5 से कम मिलेगा। ठीक है, उसके बाद फॉस्फेट लेवल क्या होना चाहिए, ज़्यादा हो जाना चाहिए, तो हाई सीरम पोटेशियम फॉस्फेट होगा। इसके अलावा जो सीरम पीटीएच होगा वो हाइपो पैराथायरॉयडिज्म में क्या होगा,
कम होगा, ठीक है, तो वो हमें लो मिलेगा। फिर इसके अलावा जो है कैंप जो होगा वो इसमें कम हुआ होगा, सेकंड मैसेंजर है ना, तो कम हुआ होगा इसमें, लो यूरिन इस कैंप होगा, CAMP। इसके अलावा अगर हम बात करें तो इसमें कौन कौन से और हम करवा सकते हैं, यूरिनरी कैल्शियम करवा सकते हैं और 25 हाइड्रोक्सी विटामिन डी लेवल्स करवा सकते हैं कि कहीं विटामिन डी की वजह से तो कैल्शियम इफेक्ट नहीं हुआ होगा, कैल्शियम हाइपोकैलेसीमिया की बता रही हूँ। इसके अलावा सीरम एल्ब्यूमिन करवा सकते हैं, सीरम मैग्नीशियम करवा सकते हैं, RFTs करवा सकते हैं, LFTs करवा सकते हैं, ये देखने के लिए कि कहीं हाइपोकैलेसीमिया जो है वो रीनल डिज़ीज़ की वजह से या जो है लिवर डिज़ीज़ की वजह से तो नहीं हुआ हुआ, ज़रूरी तो नहीं है पैराथायरॉयड की वजह से हुआ हो। तो ये हमारे डिफरेंट जो है वो हैं जो है ये, ठीक है। अब ये वाला आपने देख लेना है, सूडो हाइपोपैराथायरॉयडिज्म, कॉजेज़ ऑफ देख लेते हैं, लो कैल्शियम जो है उसके कौन कौन से कॉजेज़ हो सकते हैं। एक तो ये हो गया ना हाइपोपैराथायरॉयडिज्म। इसके अलावा हाइपोएल्ब्यूमिनिया, अगर बॉडी में जो है वो एल्ब्यूमिन लेवल कम हो जाए तो फिर कैल्शियम कम हो सकता है। अगर हाइपोपैराथायरॉयडिज्म है तो उसकी कॉज क्या है, पोस्ट सर्जिकल या इडियोपैथिक डिफेक्ट इन द विटामिन डी मेटाबॉलिज्म भी हो सकता है कि विटामिन डी की प्रॉब्लम है, या तो हमने विटामिन डी बॉडी में इंटेक कम ली हुई है या उसकी मैल एब्जॉर्प्शन हुई हुई है, या ड्रग्स की वजह से, फॉर एग्जांपल एंटी कन्वर्जेंट्स लोग ले रहे होते हैं ना, उनका विटामिन डी लेवल इफ़ेक्ट होता है, ये याद रखना है आपने। इस वजह से जो बच्चे होते हैं ना, छोटे बच्चे होते हैं, उनके अंदर भी जब हम अगर वो सीजर्स उनको पड़ रहे होते हैं, कोई एपिलेप्सी के पेशेंट्स होते हैं, उन बच्चों को हम एंटी कन्वर्जेंस देते हैं तो उन लोगों के अंदर विटामिन डी का प्रॉब्लम आता है मेटाबॉलिज्म का, उस वजह से उनको रिकेट्स का प्रॉब्लम हो सकता है, तो ये आपने याद रखना है। इसके अलावा लिवर एंड किडनी डिजीज़ भी हो सकती है। इसके अलावा जो है हम बात करें अगर मिससेलेनियस, तो वो उसमें आता है मेटाबॉलिक या रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस में कैल्शियम कम हो सकता है, सेप्सिस में कम हो सकता है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन्स की वजह से या ट्यूमर लाइसिस की वजह से। सो ये हमारा डायग्नोसिस हो गया जिसमें हम कैल्शियम, फॉस्फोरस, विटामिन डी, पैराथायरॉयड हार्मोन, कैंप लेवल्स चेक करवाते हैं, और इसके अलावा बाकी जो है उसमें यूरिनरी कैल्शियम है, देन भी आते सीरम एल्ब्यूमिन, सीरम मैग्नीशियम, RFTs एंड LFTs, ठीक है। कॉजेज़ मैंने आपको बता दिए हैं। अब हमने इसका ट्रीटमेंट करना है, तो ऑब्वियसली बॉडी में कैल्शियम नहीं है तो हम बाहर से क्या देंगे, कैल्शियम देंगे। और कैल्शियम किसकी फॉर्म में देना चाहिए, अभी कैल्शियम बहुत लो है तो हम ओरल देना शुरू करें तो वो तो पता नहीं कब तक पूरा हो, तो IV कैल्शियम देंगे ग्लूकोनेट की फॉर्म में, 10% होता है, 10 ml हमने देना होता है ओवर 10 मिनट्स के अंदर अंदर देना होता है। अगर माइल्ड टू मॉडरेट केसेस हैं तो फिर हम ओरल देंगे, लेकिन अगर सीवियर केसेस हैं तो फिर IV देंगे ऑब्वियसली। और विटामिन डी सप्लीमेंटेशन करेंगे कैल्सीट्रायोल की फॉर्म में। इसके अलावा जो है हम इसका बताती हूँ कि कंटिन्यूस हमने कार्डिक मॉनिटरिंग भी करनी होती है कि हमारा जो है कैल्शियम हम ट्रीटमेंट कर रहे हैं तो क्या उसके हार्ट के ऊपर एरिथमियाज वगैरह तो नहीं स्टार्ट हो गए, तो वो भी हमारी मैनेजमेंट में आ जाएगा। और ये भी है कि हम कैल्शियम दे रहे हैं, अब ये ना हो कि हम इतना ज़्यादा कैल्शियम दे देंगे बॉडी में कैल्शियम का लेवल बहुत ज़्यादा हद तक बढ़ जाए और उसकी वजह से किडनी स्टोन्स का भी खतरा हो। तो हमें जो है वो गोल ये रखना चाहिए कि सीरम कैल्शियम जो है वो 8 to 8.5 ही रहे, क्योंकि नॉर्मल मैंने आपको बताया 10.5 तक होता है, 8.5 to 10.5 तो इतना ही रखना चाहिए। सो यहाँ पे मैंने इस क्वेश्चन को अटैम्प्ट भी किया हुआ है कि 2 वेज़ ऑफ ट्रीटिंग हाइपोकैलेसीमिया। उसमें आप ये लिखोगे कि एक तो आप IV कैल्शियम ग्लूकोनेट दोगे 10% सोल्यूशन ओवर 10 मिनट्स, और दूसरा विटामिन डी सप्लीमेंटेशन दोगे। इसमें जो एक पूरा क्राइटेरिया लिखा हुआ है वो ये है कि सिम्प्टोमेटिक कैल्शियम अगर कम है